अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे अहम खबर यह है कि जो एक अभी तक तो मैं उसे र्यूमर ही कहूँगा, र्यूमर चल रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा ऑफिशियली उसको कंफर्म नहीं किया। वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी NA-204 से जो अयाज सोमरो ने नशिस्त खाली की है, और कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के इलेक्शन लड़ने के लिए ही वो नशिस्त खाली की है, वहाँ से इंतखाबी मैदान में उतरने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल उनका वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी होगी, हो सकता है कि इसके ऊपर गौर करे। वैसे खबर यह है कि गुज़श्ता रोज़ ये फैसला कर लिया गया है कि बिलावल को इंतखाबी अखाड़े में उतारना है, मैदान में आएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और आइंदा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेस बनेंगे। जो ये कहा जा रहा था पिछले इंतखाबात में कि ये फेसलेस पार्टी है, इसके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मैदान में उतार सकें। यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो अदालत से नाहल हो चुके थे। राजा परवेज़ अशरफ हों या दूसरे इनके सीनियर लीडर्स हों, उनके ऊपर करप्शन और दूसरे चार्जेस इस कदर ज़्यादा थे कि वो शायद अवाम का सामना कर नहीं पाए इंतखाबी मैदान में। तो ये एक मौका है पार्टी के लिए कि अपना वो जो यंग ब्लड है उसको सामने लेकर आए, और र्यूमर यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मैदान में आने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात लें। अयाज सोमरो अपने इस्तीफ़े की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कन्फर्मेशन होना बाकी है कि क्या पार्टी वाक़तन बिलावल की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। दूसरा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन का मामला है जो 27 दिसंबर 2007 को पेश आया, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो थी हादसाती तौर पर आसफ़ अली जरदारी के पास पहुंचा दी, और फिर जरदारी साहब पाकिस्तान के 5 साल तक सदर भी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसके फ़ौरन बाद वजूद में आ जाती है, और उसी 5 साल के अरसे में कोई एक पेशरफ्त भी नहीं हुई जो बताई जा सके कि बेनज़ीर भुट्टो की मर्डर असैसिनेशन जो भी था उसके पीछे उसके कातलों को पकड़ने के लिए उसी हुकूमत ने जिसकी कायद मारी गई उसने क्या पेशरफ्त की। इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे वो बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी चीफ भी थे रहमान मलिक, और रहमान मलिक की जो स्टेटमेंट बेनज़ीर की असैसिनेशन के बाद सामने आई थी, मोस्ट कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर कोई कहा जा सकती हैं तो वो रहमान मलिक के बयान थे। इसके बाद UN कमीशन को भी इंगेज किया गया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा, स्कॉटलैंड यार्ड को किया गया। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो नेगलिजेंस थी, गफलत थी, उसको ज़िम्मेदार करार देते हैं। तो एक तरफ हमारे सिक्योरिटी इदारों का किरदार था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ड्यूबियस रोल था, जिनको बेनज़ीर के असैसिनेशन के फ़ौरन बाद एक टेप मिल जाती है जिसमें कोई किसी मुबारकबाद पेश की जा रही है किसी को कि वो 2 बच्चे हमारे गए थे, वो मार दिया। उन्होंने कहा कि यही जो टेप है ये मैसूद के भेजे हुए बंदों की टेप है जिसकी वजह से बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई। इससे आगे आज तक हक़ाइक़ क्या हैं हमें मालूम नहीं हो सका। तीसरा जो अहम मामला है वो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ लास्ट ड्रोन अटैक के बाद नेटो सप्लाई रोके हुए और धरना दिए हुए हैं। गुज़श्ता रात एक और ड्रोन स्ट्राइक होगी है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, और जो अपडेट्स चल रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे कहा यह जा रहा है कि 3 अरब नेशनल्स थे जो इस ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में मारे गए। वो हैं कौन ये अभी आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन एक मज़ीद ड्रोन हमला हो गया पाकिस्तान। ये 2-3 इशूज़ हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करना है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं तारिक अजीम साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। तारिक साहब खुशामदीद कहता हूँ। कराची से हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम साहब, और इसके अलावा अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो साहब हमारे साथ होंगे, और नाहिद खान साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी प्रोग्राम में। सबको वेलकम करता हूँ। मखदूम साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो ये बिलावल वाली ख़बर बहुत अहम है, मेन हेडलाइन के तौर पर इस वक्त जो तमाम मीडिया है पाकिस्तानी इस खबर को शाया कर रहा है। आपकी ज़बानी जानना चाहूँगा कि पार्टी ने इस पर क्या फ़ैसला किया। देखिए, पार्टी का जब तक के ऑफिशियल वर्जन नहीं आता उस वक्त तक इसकी कंफर्मेशन तो पार्टी के फोरम पे ही होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर बिलावल को पार्लियामेंट में लाने की बात होती है तो बड़ी खुशायन बात होगी, क्योंकि बहरहाल आज नहीं कल, कल नहीं परसों उन्हीं को मोहतरमा की जगह पर पार्टी को लीड करना है। अगर जितना भी जल्दी हो उतना अच्छा है। तो मखदूम साहब हम आपकी ज़बानी एटलीस्ट ये ले सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जो पार्टी के ज़ेर गौर है। हतमी तौर पर पार्टी कुछ कहेगी तो फिर ही वो बाकायदा ऑफिशियल होगा, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो ज़ेर गौर है। जी, ये तो मैं समझता हूँ कि पहले से तयशुदा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पॉलिटिक्स में आएंगे और पार्टी में अहम किरदार अदा करेंगे, और उसका सिर्फ अमली जामा पहनाना है। तो उसके लिए जब भी ऑफिशियल वर्जन आता है तो दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। अच्छा, वो NA-204 वाली नशिस्त भी खाली करवा ली गई है,
तो क्या ये इम्कान है कि कल 27 दिसंबर को कोई इस हवाले से अहम स्टेटमेंट जारी की जाए, या पार्टी क्या वाकईतन रेडी है उस स्टेटमेंट के लिए, उस अहम मोड़ के लिए? देखिए, ये सीट जो है वो हमेशा मोहतरमा उनकी वालिदा और वहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, और ये होम सीट है। अगर वहाँ से बिलावल साहब आएंगे तो उसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन बिलावल साहब को कहीं भी पीपल्स पार्टी किसी भी हलके में इलेक्ट करवा सकती है। अब फैसला तो पार्टी के फोरम पे होगा। मैं पहले उस पर कबल अज़ वक्त कोई मज़ीद बात कहना इस वक्त समझता हूँ कि वक्त से पहले होगा। बिल्कुल ठीक है। नाहिद खान साहब, आपको वेलकम भी करूंगा। आप फरमाइएगा, बिलावल का इंतखाबी मैदान में उतरना NA-204 लाड़काना। देखिए जी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो मखदूम साहब ने बातें की हैं उनकी, लेकिन मेरे ख्याल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कभी ये सीट नहीं लड़ी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा NA-207 सीट को लड़ती थी, जो भुट्टो साहब ने भी लड़ी, और जो बिलावल को अगर पार्लियामेंट में सीट लड़नी है तो अच्छी बात है, वो पॉलिटिक्स में अगर आना चाहते हैं तो स्टार्ट कहीं ना कहीं से, तो जिस तरह मखदूम साहब ने कहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है, तो उनको NA-207 से लड़ना चाहिए, जो उनकी वालदा की सीट है, ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज भी जा सके कि वो अपनी वालदा की लेगेसी की प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट पे आए। देखिए, पॉलिटिक्स एक, मैं जो बात कहना चाहूंगी कि बेनज़ीर भुट्टो साहब इसलिए लीडर नहीं थी कि वो शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, बल्कि उन्होंने 27 साल अपनी जदोजहद की, उन्होंने अपनी हर चीज को कुर्बान किया, और उसके लिए वो आवाम के साथ आइडेंटिफाइड रखते उन्होंने अपने आप को। और बिलावल को अगर आना है तो बिलावल को भी एक बड़ा क्लियर फैसला करना पड़ेगा। नाहिद भी लेकिन 204 में क्या रुकावट है? 204 महफूज नशिस्त है, पीपल्स पार्टी की सीट है। नहीं, देखिए जी, पीपल्स पार्टी की सीट है, वो भुट्टो साहब ने भी लड़ी, बेगम साहबा ने भी लड़ी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सिंबल होते हैं, ये सिंबॉलिक चीज होती है। और बिलावल को NA-207 से अपनी वालदा की सीट पे लड़ना चाहिए। अगर उनको पार्लियामेंट में पहला अपना इंप्रेशन जो क्रिएट करना है, उनको अपनी वालदा की लेगेसी प्रोटेक्शन का, उनको भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी का, उसको NA-207 से लड़ना चाहिए। और मेरी तो उनको यही एडवाइस होगी कि वो NA-207 से लड़े, ताकि बेनज़ीर भुट्टो साहब उस सीट से बहुत प्यार करती थी, बहुत के साथ अटैचमेंट थी उससे। अच्छा, मैं यहाँ तारिक साहब से भी इस पे रद्द-ए-अमल ले लूँ, फिर अयाज साहब की तरफ जाएंगे। तारिक साहब, पीपल्स पार्टी फील्ड करती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और मोस्ट लाइकली डिसीजन है ये, क्योंकि जो पार्टी के इनसाइडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम ऑफिशियली नहीं स्टेटमेंट दे रहे। मैंने 2-3 लोगों से बात की, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जिसके ऊपर पार्टी ने अगले 1-2 रोज़ में कुछ कहना है। आपकी जमात इसके ऊपर कैसे रद्द-ए-अमल देगी? देखिए जी, हम तो वेलकम करते हैं जो भी सियासत में आए। उनका तो ये मेरा ख्याल है कि डिसीजन तो हो चुका हुआ है कि वो आएंगे सियासत में। अभी जो सिंध फेस्टिवल हुआ था उसमें आपने देखा उनको अमली तौर पे वो काफ़ी एक्टिवली उसमें रोल प्ले किया उन्होंने, तो अच्छी बात है अगर आती हैं। वो आते हैं पॉलिटिक्स में और एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन ये भी तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो इन्हीं सीट से किसी से लड़ेंगे, 2004 हो, 204 हो, 207 हो, लियारी हो, इनमें से जो मेंशन की जा रही थी। अब देखिए, ये सिग्निफिकेंट है कि आज जाके ये बात हुई, आज उन्होंने रिज़ाइन किया है, कल उनकी बरसी है उनकी, तो टाइमिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो शायद इस हवाले से लोग, ये पिछले चंद रोज से इस पे काम हो रहा था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये सडनली नहीं हो सकती कि अचानक रिजाइन दे दिया, इस पे काम हो रहा था। और मेरा ख्याल है कि कल शायद आप मखदूम साहब तो मेरा ख्याल शायद अभी डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली जरा थोड़ा सा ठीक है, वो अपनी पार्टी हायरार्की पार्टी उनकी डिसिप्लिन की वजह से शायद नहीं अभी कुछ कह सकेंगे, लेकिन बहरहाल कल अब शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आल्दो जैसे आपने कहा, मुझे भी कुछ दोस्तों ने, पीपल पार्टी वालों ने कहा जी कि आपने नहीं गेस्ट ठीक नहीं किया, अभी तक वो नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, बट बहरहाल मेरा ख्याल है कि सिग्निफिकेंट है, टाइमिंग बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक बहुत अहम एक और भी जो चीज़ होगी बिलावल के लिए भी और जरदारी साहब के लिए भी, आपको इलेक्शन से पहले मालूम होगा कि कुछ खबरें जो थीं वो पार्टी के अंदर से बाहर आई थी कि बिलावल साहब जो है अपनी फूफी से, फरियाल तालपुर साहिबा से बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जी। बहुत सारे इश्यूज़ पे बिलावल, फरियाल तालपुर साहिबा और जरदारी साहब एक पेज पे नहीं थे। फिर अल्टीमेटली जब बिल्कुल इंतखाबात करीब आ गए तो बिलावल को इंतखाबी मामले से ही दूर रखा गया। सिक्योरिटी थ्रेट एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन क्योंकि ये डिसएग्रीमेंट्स थे तो वो एक मामला आड़े आ गया। अब बिलावल अगर ड्राइविंग सीट पे बैठ के पार्लियामेंट में आते हैं तो शायद वो ज़्यादा एक फोर्सफुल पोजीशन में होंगे, जहाँ वो एक जो सोच उनकी है, जो चाहते थे कि वो कोई क्लीन लोग सामने आए। कुछ लोगों के ऊपर कहा जाता है कि उनका ख्याल था कि वो काफ़ी, उनकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा सा पीछे किया जाए। हो सकता है वो सियासी तौर पे अगर उन्होंने आना है, जो कि मेरा ख्याल आएंगे ज़रूर,
अगर पॉलिटिक्स में आना है, चूँकि हमारी पॉलिटिक्स भी जो है वो पर्सनलाइज्ड है, सियासी जमातें हैं, लेकिन उसमें भी जो एक आध शख्सियत होती है वो लीड करती है पार्टी को। हमारी सारी सियासी जमातों के साथ यही है, तो उसमें इनका आना तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि लिखा गया है कि आएंगे ज़रूर ये। अब उसके लिहाज से टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी 4.5 साल है नेक्स्ट इलेक्शन को, तो उसमें अगर अब आते हैं तो इनके पास काफ़ी टाइम है अपने आप को ग्रूम करने का इन रियल पॉलिटिक्स पाकिस्तान। तो वहाँ पे बैठ के नेशनल असेंबली में और अपनी जो पार्लियामेंट्री सियासत क्या है उससे असली जो अमली सियासत है उसमें इनके पास काफ़ी टाइम होगा नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। वैसे पाकिस्तानी सियासत आपने दुरुस्त कहा कि वो एक फैमिली के अंदर ही घूमती है। नवाज शरीफ साहब हटा दें, आज इमरान खान को निकाल दें आप तरीके इंसाफ से, तो आपको पता पार्टी का क्या होगा। इसी तरह अपनी पार्टी के बारे में देखें, अपनी पार्टी ले नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, हमारी ये सारी शहबाज शरीफ चीफ और सारे इलाके में है। वैसे बाय द वे ये सिर्फ खाली पाकिस्तान नहीं है, इंडिया में भी आप चले जाएं वहां पे भी हमजा शहबाज वो इस वक्त डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। सलमान अभी नवाज शरीफ साहब के अमेरिका विजिट में साथ गए हुए थे। मरियम बीबी 100 बिलियन रुपीस के एक प्रोग्राम के ऊपर है, तो इसी तरीके से चलती है। उधर जरदारी साहब आ गए बीबी के बाद, और फरियाल तालपुर साहबा क्योंकि उनकी सिस्टर थी तो वो भी पार्टी में लीड पोजीशन में आ गई। हमारी सियासत यही है, ये सारे खित्ते में है। वहां पे गांधी डायनेस्टी है इंडिया में, या सिंध फेस्टिवल में एक बिलावल ने इंटरेस्टिंग काम किया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि उसका शायद नेगेटिव रद्द-ए-अमल आए, लेकिन मुझे लगा, या हो सकता है कि मेरी अपनी ये फीलिंग हो, कि वो यूथ के लिए एक अच्छा वो पॉजिटिव मैसेज था। वो उन्होंने वो सुपरमैन की शर्ट पहन ली और वो आगे मैदान में सिंध फेस्टिवल वो को उन्होंने सिंध बना लिया, और वो जनाब वो खूब मज़ा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में लोगों को, यंगर जनरेशन को मोबिलाइज करने के लिए एक उन्होंने बोल्ड इनिशिएटिव लिया। आप उस रद्द-ए-अमल के उसके ऊपर क्या देखते हैं कि रद्द-ए-अमल क्या था सिंध के लोगों का? नदीम मलिक साहब, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में ना दो टाइप की लीडरशिप होती है ना, एक्सप्रेसिव लीडरशिप और टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप अपने कामों से लोगों को मुतासर करती है। एक्सप्रेसिव लीडरशिप अपनी बातों से, अपने एक्शन से, बिहाइंड द कर्टन या इन फ्रंट ऑफ द कर्टन रह के फकत अपने जेस्चर्स से लोगों को अट्रैक्ट करने की पॉलिटिक्स होती है। बिलावल साहब को हम वेलकम करेंगे इस हवाले से कि बेनज़ीर भुट्टो साहब हमारी बहन थी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे वो छोटा भाई कहती थी, मेरे बारे में मेरे वालिद से भी पूछती रहती थी। वो एक बहादुर खातून थी, उनका एक रोल रहा है, उन्होंने कुर्बानी दी। हालांकि वो अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद उन्होंने वो कंटिन्यू नहीं कर सकी, क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी उनके खिलाफ 1889 में या 90 में शायद, तो फिर वो मामला जरदारी साहब के पास ज्यादा चले गए थे। मगर बहरहाल उनमें एक कुर्बानी, एक जज्बा, एक उनमें अवाम के साथ किसी हद तक उनकी वाबस्तगी थी। पीपल्स पार्टी का ये जो दौर है, इसमें मेरे ख्याल में हमारे छोटे भाई बिलावल साहब या जरदारी साहब ये समझ रहे हैं, या उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, अभी अमीन फ़हीम साहब ने बात की या नाहिद खान साहबा ने बात की, कि कोई पॉलिटिक्स में आ जाएगा और उससे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। अभी बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से होना तो ये चाहिए था कि कोई मंशूर इस किस्म का आता, जिसमें बात होती पाकिस्तान के लोगों को कुछ देने की, सिंध के लोगों को कुछ देने की। उसके बजाय मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स इस तरह ली जाती है कि हम 2-3 ट्वीट्स कर देंगे, ट्विटर पे हमारा पैगाम आ जाएगा जिसमें हम कह देंगे कि कोई क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर हो जाए, लोग वाह वाह करेंगे, 200-300 लाइक्स आ जाएंगी, फिर हम कहेंगे चर्च को हम कर रहे हैं, फिर हम कहेंगे मोहनजो दड़ो बचाएंगे। सिंध के लोगों को या पाकिस्तान के लोगों का इशू ये ट्वीट्स नहीं है। सिंध के लोगों का और पाकिस्तान के लोगों का इशू है लोड शेडिंग, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, गुर्बत, तबाहशुदा रोड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो। सिंध में स्कूल्स नहीं है। गुज़िश्ता 5 सालों में सिंध की तालीम तबाह हो चुकी है। उस हवाले से अगर कोई पॉलिसी नहीं है और फकत सिंध की एक अयाज लतीफ पली जो शर्ट पे जीए सिंध लिख के खड़ा हो जाए, या उस पे मोहनजो दड़ो बना हुआ हो, उससे अयाज लतीफ पली जो शायद एक छोटा शख्स है, छोटी पार्टी है, कोई बड़ा शख्स और बड़ी पार्टी बड़ी बनियान पहन के खड़ा हो जाएगा तो शायद उस पे ज्यादा लाइक्स हो जाएंगी। मगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त तलाश में हैं इकोनॉमिक प्रोग्राम के, पॉलिटिकल प्रोग्राम के, सोशल प्रोग्राम के। वो इंतहाई बदनसीबी है कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज नहीं दे पाई, खुसूसन पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को नहीं दे पाई। मैं वेलकम करूंगा अगर आएंगे बिलावल की उस शर्ट के ऊपर जो सुपरमैन बन के वो मैदान में आए हैं सामने। मुझे तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं, पता नहीं आप लोगों का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर बाकियों का क्या है, मुझे अच्छा लगा। यंग आदमी है, वो कोई 50-60 साल का सीजन पॉलिटिशियन नहीं है। मखदूम साहब की तरह उसकी कोई 30-40 साल की सर्विस नहीं है पार्टी के लिए, अभी बिल्कुल नौजवान आदमी है। उसने अपने ही तरीके से अपने नौजवान लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं है। नदीम मलिक साहब यही तो आयरनी है कि वो एक उर्दू का शेर है कि मैं बंद किए आंख तसव्वुर में पड़ा हूं, ऐसे में कोई छम से जो आ जाए तो क्या हो।
तो छम से जो आना है सुपरमैन या हल्क के कपड़े पहन के और स्पाइडरमैन बन के हम हल्क अचानक बन नहीं छलांग सकेंगे मारेंगे या साहब, और आप बन लोगों नहीं के सकेंगे मसाला हो जाएंगे। हाँ, हल्क बन नहीं सकेंगे, ये सही बात है। तो हल्क बनने से मसाल हल नहीं होंगे, स्पाइडरमैन बनने से मखदूम भी मोइन होंगे फहीम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। पार्टी पिछले इंतखाबात में देखें अगर आप, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के कोने कोने से जीती और ये स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, असासा होता है वो जमात जो पूरे मुल्क को इकट्ठा करने का बायस हो। लेकिन जो लास्ट इलेक्शन रिजल्ट थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट लिए। मुझे वैसे ये सरप्राइज़ हुआ था उस वक्त, क्योंकि मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पहली पोजीशन पे नहीं आएगी तो दूसरी पोजीशन पे रहेगी। लेकिन 1.5 करोड़ वोट नून लीग का था तो 76 लाख तहरीक इंसाफ के सेकंड प्लेस थी। पीपल्स पार्टी को इतनी मार क्यों पीटी, क्या हुआ? देखिए, पहले तो मैं नाहिद बीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात की तस्हीह की कि मोहतरमा 207 से जो है इलेक्शन लड़ती थी। ये अच्छी बात है कि किसी बात को अगर दुरुस्त करना, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मसला ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन हुआ था वो जुडिशल इलेक्शन थे, उसमें जितने भी आरोज थे वो जुडिशरी से आए थे, और उसमें जो है वो सबसे बड़ी जो मुखालिफ पार्टी थी पीपल्स पार्टी की, वो थी सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की ऑफिस। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब गुज़श्ता साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने ये तहैया कर रखा था कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बदनाम करो, उनके खिलाफ जो है वो उनके जो रिमार्क्स होते थे, केसेस वगैरह जो झूठे केसेस लगाए थे लोगों में, उसके रिमार्क्स को जो है वो मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो लेके चलती थी, और लोगों के जहनों में डालना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो नाअहल है। ये यकतरफा फैसला था, और ये एक दौर था जो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का डार्क दौर था, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उस वक्त जिस तरह से काम चला रहे थे वो तरफदारी, यकतरफा और बगैर किसी इंसाफ के था, जो तारीख उसकी मिसाल देगी। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पूरे पाकिस्तान में है, पंजाब और सारे सूबों में है। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए जो कोशिशें की गई उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ जो है वो जुडिशल पार्टी भी बाकायदा साइड बाय साइड चल रही थी। सो मच सो, मैं आपको बताऊँ मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस दिन हमारी स्क्रूटनी होनी थी मेरे पेपर की, उस दिन मेरे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्लामाबाद से भाग कर के आके उसके ऑफिस में 3 घंटे बैठा था, जब तक कि वो निकले नहीं तो हमारी स्क्रूटनी नहीं हुई। क्या था काम उसका? वहाँ इतने छोटे से ज़िले में आने का क्या मकसद था उनका? तो ये साबित हो है सकता कि है इंश्योर करना चाह रहे हो कि इलेक्शन जो है वो- ट्रांसपेरेंसी हो आपके हल्के में, साफ सुथरे इंतखाबात हो। मखदूम साहब जी, ये आपका ख्याल है, मेरा ख्याल इसके बरक्स है। तो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में देखो, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब को बाकायदा स्वीप करवाया गया और इसी तरह से करवाया गया। मुझे याद है एक दफ़ा पहले भी पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को आने नहीं दिया गया था, जो आखिर में साबित हुआ कि वहाँ पे बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी को आउट किया गया था, और बाद में जो है तारीख ने उसको साबित किया। अब इस चीज़ को भी तारीख साबित एक कर रही मौका है, था और मज़ीद इसकी जब यूसुफ रजा Sorry, गिलानी साहब जो थे वो नाहल हुए। मैं नाहिद भी आपसे पूछता हूँ, ये तो एक नया प्राइम मिनिस्टर आना था, इंतखाबात से पहले 3 माह का अरसा था और बहुत अच्छा मौका था, 3 या 4 माह या 6 माह जितना भी अरसा था, बहुत अच्छा मौका था कि एक ऐसा फेस सामने आ जाए पार्टी की जानिब से जिसके ऊपर कोई रेंटल पावर का दाग नहीं हो, कोई और करप्शन के चार्जेस नहीं हो, या कोई ऐसा बैड नेम साथ जुड़ा ना, बैगेज ना हो उसके साथ कोई जुड़ा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मौके के ऊपर, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज विद राजा परवेज अशरफ, लेकिन उनके ऊपर रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशंस ऑनगोइंग थी, पार्टी ने उन्हें ही फील्ड क्यों किया? और दूसरे मखदूम शहाबुद्दीन साहब थे जिनके ऊपर एक ऑन गोइंग एफिड्रीन का इशू चल रहा था, उन्हें ही क्यों फील्ड किया? ये मेरे लिए आज तक एक सवालिया निशान है कि क्यों पार्टी इतनी बड़ी जमात जो 4-5 दफ़ा बरसर इक़्तिदार रह चुकी हो, क्या उसके पास कोई और उम्मीदवार नहीं था? नाहिद बीबी जी मलिक साहब, थैंक यू। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट मखदूम साहब के से भी आप जो बातें पूछ रहे थे, मैं यकीनन मखदूम साहब ने जो बातें की हैं ये भी एक रीज़न थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेलियर का। लेकिन मैं समझती हूँ, इसमें मैं एडिशन करना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है ना, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। पीपल्स पार्टी एक लीडरलेस और लीडरलेस पार्टी है इस वक्त। एक जो विजन था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, वो पार्टी के अंदर टोटली उसको खत्म कर दिया गया। पार्टी को आइडियोलॉजी से बिल्कुल दूर कर दिया गया, पार्टी की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से पहले वर्कर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी। आप देखें, एक दफा पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ ये हुआ
कि हम पार्टी की पंजाब में हम बहुत कम, मेरे ख्याल 2 या 3 हमारी MPs की सीटें आई थी और कोई सीट नहीं हम ले सके थे, लेकिन कारकुन नाराज होकर बाहर नहीं गया था वोट डालने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद कह के वोट दिया है कि वो उन्होंने थर्ड ऑप्शन को अपनाया, उन्होंने या नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है या इमरान खान साहब को वोट दिया है। तो ये बहुत सारी रीजंस भी इसके अंदर मैं समझती हूँ, और ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी आइंदा के लिए भी है कि कथारसिस नहीं, कोई कंसेंसस, पार्टी के किसी फैसले पे कंसेंसस नहीं होता। और आप जहां तक इसकी बात कर रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कि क्यों चुना गया, आप ये मुझे बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, मैं उनका कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट सीनियर मोस्ट वाज मखदूम अमीन फहीम। क्यों मखदूम अमीन फहीम साहब को उस वक्त इग्नोर किया गया था? पार्टी को अगर मेरिट पे चलाया जाता, पार्टी को ठीक तरीके से चलाया जाता, पार्टी में मखदूम साहब की सीनियरिटी को एक्सेप्ट किया जाता, तो मैं समझती हूँ कि पार्टी के अंदर ये हालात नहीं पैदा हो सकते थे। क्योंकि जरदारी साहब को आदत है, वो अपनी मनमानी करते हैं। जरदारी साहब को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, एक हादसाती नाहिद बीबी, लेकिन नाहिद बीबी आपके और सफदर साहब के साथ क्या मामला पेश आया? आप तो बड़े करीब लोग थे ना बीबी कोई के साथ। मामला नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, हमारा कोई मामला नहीं है उनके साथ, मैं जाती तौर पर उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन जरदारी साहब के साथ पॉलिटिकली, जरदारी साहब जो है मैं उनको पॉलिटिशियन नहीं मानती। जरदारी साहब एक अच्छे बिजनेसमैन है, दोस्तों के दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन जरदारी साहब इज नॉट पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स में जो इंसान अपने स्ट्रक्चर को तबाह कर दे, जो इंसान अपनी फाउंडेशन को खराब कर दे, मैं उसको पॉलिटिशियन नहीं मानती। तारिक साहब से बात कर लें। तारिक साहब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। बेनजीर भुट्टो की मर्डर असैसिनेशन, मर्डर इन्वेस्टिगेशंस। 27 दिसंबर को जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने मौका वारदात जो थी जहां हादसा पेश आया उसको फ़ौरन धुलवा दिया, सबूत इकट्ठे नहीं होने दिए। फिर स्कॉटलैंड यार्ड आ जाती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, फिर UN टीम आ जाती है। UN टीम की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह क्लियर वर्डेड आ जाती है और उसमें 3-4 पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं जो हमें वाज़ेह तौर पर सामने नज़र आती हैं। नेग्लिजेंस है उन लोगों की जिन्होंने पार्टी के अंदर सिक्योरिटी देनी थी, रहमान मलिक। नेग्लिजेंस है जनरल परवेज मुशर्रफ की, जिसकी जिम्मेदारी थी, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उन सिक्योरिटी एजेंसीज की जो उसके इर्द गिर्द जिन्होंने कवर देना था, दोनों के ऊपर कुछ नहीं किया। फिर आपने तहकीकात कर सकते थे, अपने इदारों से हुकूमत बन चुकी थी, 5 साल हुकूमत रही, कुछ नहीं किया। उस रिपोर्ट ने भी ये कहा कि उसको सरप्राइज़ हुआ है कि क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने किया। तो ये मामला है क्या इस सारे मामले में? बैतुल्ला महसूद उसके फ़ौरन बाद ड्रोन हमले में मारे जाते हैं, जो पहले कभी नहीं मारे गए थे, उसी के वाक़े के बाद फ़ौरन मारे जाते हैं। मलिक साहब, ये उन वाक़यात में से ऐसे जो सियासी मर्डर्स होते हैं, या दुनिया में जॉन एफ कैनेडी की मिसाल मशहूर है। अमेरिका जैसे मुल्क में आज तक नहीं पता चल सका कि कौन किसने मर्डर किया उनको। जिस बंदे ने गोली चलाई थी उसी को मर्डर कर दिया गया, फिर उसके बाद रूबी को कत्ल कर दिया गया। तो ये ऐसे आपको पता है कि वो शख्स था जो बीबी के पिंडी वाले जलसे में यूं इशारा कर रहा था, खालिद शहनशाह, वो उनकी गाड़ी के पीछे सवार रहता था, वो उस वाक़े के बाद कराची में उसको भी मार दिया गया। बिल्कुल, अब ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे किस्म के मर्डर्स हैं जिनका सुराग लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये वैसे का पाकिस्तान तो पाकिस्तान अपनी जगह पे, अमेरिका जैसे मुल्क में जॉन एफ कैनेडी इतना पॉपुलर उनका प्रेसिडेंट था, आज तक उसका भी, लेकिन फौरन बाद उस जमात की हुकूमत आई और वो तहकीकात ना करे। अब ये जो है इस पे सवालिया निशान जरूर सिर्फ 27 दिसंबर के नहीं, सानिया कारसाज 18 अक्टूबर जो पहली अटेम्प्ट हुई थी उसके ऊपर भी तहकीकात नहीं सिंध हुकूमत कर। जी बिल्कुल, उसमें भी नहीं हुई। और रहमान मलिक साहब चूंकि उसके खुद आके इंटीरियर मिनिस्टर बने, उसके बाद उनके ऊपर ऐसे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज द इंटीरियर मिनिस्टर कि जरूर करवाएं, कि वही सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उनके, और तनकीद भी जैसे आपने कहा उन पे हुई। लेकिन बहरहाल पार्टी का मैं समझता हूं कि वो उनको एक प्रायोरिटी बेसिस पे। रहमान मलिक साहब के तो जो स्टेटमेंट इस कदर वो सवालिया निशान है, वो कहते थे मोहतरमा अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा हूँ। हालांकि वो पिंडी में उनको लियाकत बाग में छोड़ के बिलावल हाउस इस्लामाबाद तशरीफ ला चुके थे। मोहतरमा को एक ड्राइवर जो था शहरी रहमान का, उसने खुद से इनिशिएटिव लिया, गाड़ी में डाला और ले गया, क्योंकि गाड़ी के टायर भी जी मुझे याद है जी। एक मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो याज पलीजो साहब के पास भी चलेंगे और दोबारा मखदूम साहब से भी ये सवाल, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मैदान में उतरना और मोहतरमा की मर्डर असैसिनेशन दोनों के ऊपर बात कर रहे हैं। पलीजो साहब एक चीज़ फरमाइएगा
पीपल्स पार्टी ने 5 साल बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के हवाले से पेशरफ्त क्यों नहीं की? इसका कोई ख़ास सबब होगा? क्योंकि जब हुकूमत जाने की नौबत आई तो फिर हमने देखा कि मुशर्रफ के ऊपर वो चार्ज भी लग गया। फिर पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल आखिरी लम्हों में इलेक्शंस के दिनों में ये भी दरख्वास्त डाल दी कि हम भी फ्रीक बनना चाहते हैं। 5 साल ये काम नहीं किया। सानहा कारसाज के ऊपर भी अभी तक मैं सवाल पूछूं तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता कि तहकीकात कहाँ पहुंची है। क्या वजह हो सकती है इसकी? मलिक साहब देखें, अभी तारिक अजीम साहब ने कहा कि दुनिया में जो पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं उनका पता नहीं चलता। मैं इससे विद ड्यू अपॉलॉजी मैं इससे डिसएग्री करता हूं। यासर अरफात का अभी पता चला है कि उनको जहर दिया गया था। हरेरी के हवाले से, लेबनान के हवाले से आपने देखा कि कितना उसको परस्यू किया गया। हसीना वाजिद ने मुजीबुर रहमान साहब के कातलों को फांसी दिलवाई, और बेअंत सिंह जो इंदिरा गांधी का मर्डरर था उसको फांसी हुई। राजीव का उसी वक्त एक्सपायर हो गया, हंगामे के दौरान वो बच्ची थी जिसने ब्लास्ट किया। तो ये बात के लोग कातिल गिरफ्तार नहीं करते, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रवायत यही है। लियाकत अली खान से ले लें, जनरल ज़िया के वाक़े को ले लें, अभी मोहतरमा को ले लें, पाकिस्तान में हम ये यकीन नहीं रखते इस काम पे। हाँ, अब उसमें एक दूसरी बात है कि इस वाक़े को आप 3 हवालों से देखें, प्री अटैक और ड्यूरिंग द अटैक और पोस्ट अटैक। प्री अटैक में मुशर्रफ साहब का ये कहना मोहतरमा को कि आपकी सलामती उससे वाबस्ता होगी कि आपका मेरे साथ या हमारी गवर्नमेंट के साथ रवैया क्या होगा, ये एक थ्रेट था। उसके बाद अटैक से पहले जो कारसाज में लाइट्स बंद हुई कराची में, फिर जिस तरह वहां रावलपिंडी में हुआ, जिस किस्म के सस्पिशियस लोग थे, किसने सजेस्ट किया मोहतरमा को कि आप अपनी गाड़ी को खोल के आप बाहर खड़े हों? और उसके बाद रहमान मलिक साहब क्यों फरार हो गए जाए वारदात से, और क्यों उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं और वो उनके गाड़ी के साथ हैं? फिर उसके पोस्ट अटैक पे आप आ जाएं कि उस रोड को किसने साफ करवाया? पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो आपको 2-3 लम्हों पे याद होगा, रहमान मलिक साहब ने कहा हम कातिलों के करीब पहुंच चुके हैं। फिर आसिफ जरदारी साहब ने गड़ी खुदाबख्श में कहा कि मैं जानता हूं कातिल कौन है, जिसपे मीडिया ने भी हमारी कहा था कि वो नाम क्यों नहीं बता रहे अगर वो जानते हैं तो। मुझे तो दुनिया में कम से कम कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें और भाई हैं, बिलावल साहब और बख्तावर बेटी और आसफा बेटी, हमारी बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, मगर मुझे कोई ऐसी फैमिली नजर नहीं आती, कोई हस्बैंड या बच्चे कि वो पॉलिटिक्स 5 साल करते रहें मगर वो अपनी वालदा के कातलों के करीब न जाएं, उसके हवाले से कोई तहकीक न हो, उसके हवाले से मुजरमों की गर्दनों तक उनका हाथ न पहुंचे, वो बाख्तियार हो, उनके पास सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर आला, स्पीकरशिप, सेनेट वगैरह, कौमी असम्बली सब कुछ हो, उसके नाम पे पॉलिटिक्स हो, मोहतरमा के नाम पे वोट लिए जाए, मगर मोहतरमा के कातलों को आखिर तक ढूंढने की कोशिश भी न हो। स्कॉटलैंड यार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब की बात आके वो दबा दी जाए। मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी के हारने की बुनियादी वजह भी ये थी कि उन्होंने, लोग समझ रहे थे, लोगों की बड़ी अक्सरियत समझ रही थी कि जिस नारे को एक्सप्लॉइट करके, शहादतों का जिक्र करके वोट लिया जाता है, उस शहादत के हवाले से कमिटमेंट है नहीं। मखदूम साहब, आपको क्या चीज लगा कि कौन सी चीज ऐसी थी जो आड़े आ गई, जबकि मोहतरमा की एक अपना मैसेज है जो अभी भी आप CNN लगाएं तो वो उनका क्लिप आपको YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और दुनिया जहां की चीज़ों के ऊपर मिल जाएगा। उनका लिखा हुआ ख़त है जो लिखा गया, उन्हें सिक्योरिटी खदशात किससे होंगे। फिर ये कि जब उन्होंने कहा कि अगर मुझे मार दिया गया तो मेरे कत्ल के ज़िम्मेदार कौन होंगे, 3 नाम बड़े खुले थे। तो 5 साल आप एटलीस्ट चार्जेस फ्रेम में उन लोगों को कहीं तो पहुंचा सकते थे। देखिए, हमारी जो 5 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की मोहतरमा की शहादत के बाद हुई है, उसमें जो मेन प्लेयर थे सिक्योरिटी के हवाले से और इस तहकीकात के हवाले से, उसमें मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक साहब का नाम जो है उस सर फहरिस्त है। और उसके और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले से जो कुछ भी मुशावरत हुई होगी, जो कुछ भी कोशिश हुई होगी, वो आपके और सबके सामने मौजूद है। और उसमें अगर किसी भी तरह से किसी भी शख्स को या किसी भी क्वार्टर को किसी किस्म की कोई तशवीश है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे भाई ने कहा था कि जो बड़े कत्ल होते हैं उसका पता नहीं चलता, मैं भी इसको ये इस लफ्ज़ में कहूँगा कि जो हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होती हैं उसका फ़ौरन इल्म नहीं होता, लेकिन तारीख़ ऐसी एक चीज़ है कि जो उसको सामने ला करके छोड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि तारीख़ के वर्कों में हमें एक दिन वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि उसके पीछे क्या था।
लेकिन मखदूम साहब, कुछ लोगों का आपकी पार्टी के अंदर जो रोल ऐसा था कि पार्टी को उसके ऊपर सवालात पूछने चाहिए थे। रहमान मलिक के जो मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद बयानात थे कि मोहतरमा ठीक है, बिल्कुल फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये ना सिर्फ उनका बल्कि उनके साथ जो दो और लोग थे उनका भी ये बयान था। और हमें यह ऑफिशियली पता है, रिपोर्ट्स जो तहकीकाती थी यूएन की और स्कॉटलैंड यार्ड की वो लिख चुकी हैं कि वो 20 मिनट गाड़ी चला के जाए हादसा से भाग कर यहाँ बिलावल हाउस इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। तो पार्टी के लिए तो वो मोस्ट लॉयलिस्ट रहे लास्ट मोमेंट तक, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हुई? फिर जो उनको पार्टी ने इनर सिक्योरिटी कॉर्डन फ्राहम करना था उसकी जिम्मेदारी रहमान मलिक के पास थी, वो सिक्योरिटी चीफ थे मोहतरमा के, उसका आज तक हमें जवाब क्यों नहीं मिल पाया? फिर बैतुल्लाह महसूद के भेजे हुए अगर वो लोग ही 3 जिम्मेदार थे तो फिर हम आखिर तक मखमसे में का शिकार क्यों रहे? फिर हम मान लेते कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत अच्छा काम किया, वो ऑडियो क्लिप बैतुल्लाह का ही था, बात साबित हो गई। तो ये सवालिया निशान बहुत ज़्यादा हैं जो हमें परेशान करते हैं। आपको एक क्रिस्टीना लैम की स्टोरी भी याद होगी जो उसने लिखी थी, हु किल्ड बेनज़ीर भुट्टो, जिसमें वो लिखती हैं कि मोहतरमा जब अमरीकी सफ़ीर से मिलकर बाहर निकली, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी और डिनाई कर दी गई, तो मोहतरमा बड़ी परेशान थी। वो सिक्योरिटी वो खबर भी पढ़ें तो उसमें भी पार्टी के लोगों के रोल के ऊपर सवालिया निशान है। क्यों है ऐसा? जी, कई सवालात बीच में जो है वो लोगों के जहनों में आते हैं और एक नेचुरल चीज़ है कि सवालात आएंगे। जहाँ तक रहमान मलिक साहब का इशू है कि उनको मैं समझता हूँ कि पता ही नहीं था, वो चले गए थे बिलावल जरदारी हाउस इस्लामाबाद, और गाड़ियों की जो डायरेक्शन थी वो सुना है कि वो तब्दील हो गई थी, क्योंकि सिक्योरिटी का प्लान जो था आने और जाने का रास्ता उसका मुझे इल्म नहीं था। हाँ, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मोहतरमा बीच में थी, एक तरफ नाहिद बीबी, दूसरी तरफ मैं था सीट पे। जो सवाल आया कि उनको किसने कहा कि आप छत का दरवाज़ा खोल के खड़ी हो जाए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं क्यों ना खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि बाहर इतनी लोगों में जज्बात और खुशी है कि मैं ख़ुद उठ के खड़ी हो जाऊँ। जो मैंने सुना वो ये था, उनको किसी ने कहा नहीं कि आप खड़ी हो जाओ। लेकिन और चीज़ें जो हैं, जनरल साहब की बात, जनरल साहब के बयानात या कराची में आमद, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी पूरी तहकीक भी सामने आ गई है, या मैं समझता हूँ अभी मज़ीद तहकीक होने की गुंजाइश भी हो सकती है। आपकी पार्टी के ऊपर क्या कोई दबाव था कि आप लोग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए? कोई आप लोग किसी खौफ का शिकार थे, दबाव का शिकार थे मखदूम साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्कॉटलैंड यार्ड की जो इंक्वायरी हुई थी वो एक गैर जानिबदार इदारा है, और यूएन की जो तरफ से टीम आई थी वो भी एक गैर जानिबदार इदारा है, उसका न किसी से ताल्लुक़ है न कुछ है। और यहाँ पे एफआईए ने भी जो है वो उसकी तहकीकात की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 तहकीकात हुई हैं और उसका आउटकम जो है वो सबके सामने है। अब उसका तजिया करना जो है वो मखदूम साहब, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट और यूएन की रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी को कन्विक्ट किया जा सके। वो अपनी एफआईए की रिपोर्ट को ही लेकर आप चार्जेस फ्रेम कर सकते थे, जो अभी तक हम कर नहीं पाए। जी, ये सही है कि उनकी जो रिपोर्ट थी वो उनके अपने इन्वेस्टिगेशन के तहत थी, और उन्होंने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था कि कौन उसका जो है वो ज़िम्मेदार है। जी, दुरुस्त है जी। नहीं बीबी, आप, मखदूम साहब, सफदर अब्बासी साहब, आप सारे ही उस वक्त बीबी के साथ थे, तो आपसे भी मैं पूछ लूँ, मखदूम साहब ने एक वो जो सस्पिशन कुछ लोगों ने पैदा की थी कि नहीं बीबी ने या सफदर अब्बासी साहब ने कहा था कि बीबी सर बाहर निकालिए, वो मखदूम साहब ने वो चार्जेस आपके सर से हटा दिए, वो कहते हैं बीबी खुद खड़ी हो गई थी। एक दूसरा मामला वो ये है कि लास्ट मोमेंट पे क्या बीबी को ये मालूम था कि उस दिन खतरा है? क्योंकि उस रात डीजी आईएसआई ने ब्रीफ भी किया था, उन्हें लेट गए, जो रहमान मलिक भी मौजूद थे उस मीटिंग में। आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकती हैं? देखिए मलिक साहब, जो मखदूम साहब ने बात की, आपने कहा कि उन्होंने आपके सर से चार्जेस हटा दिए, मैं समझती हूँ जो हकीकत थी वो मखदूम साहब ने बयान की, और पहले दिन से यही बात हम कर रहे हैं कि मोहतरमा ने जब लोगों को देखा था तो वो अपनी मर्जी से उठ खड़ी थी। शी वॉज ए पॉलिटिकल लीडर, वो किसी की डिक्टेशन लेके नहीं चलती होती थी, वो अपनी मर्जी से उठती थी, अपनी मर्जी से बैठती थी। और अगर कई दफा लोगों से उठने की उनको कोशिश की जो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वो उसने आगे से जवाब ये दिया था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, लोग मुझे देखने के लिए खड़े हुए हैं, बेहतर है कि अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह करोगे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ देती हूँ, आप लोग छोड़ दो, घर जाके बैठ जाते हैं। तो ये बात है, इस बात जो इन्वेस्टिगेशन की जो आपने की है, इन्वेस्टिगेशन में कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सीरियस नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की।
आप देखें कि जिस वक्त एक कंसेंसस हुआ असेंबली से हुआ, पार्लियामेंट ने कहा कि यूनाइटेड नेशन से तहकीकात कराई जाएगी, 13 महीने के बाद यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया गया, और जब वो यूनाइटेड नेशन वालों की आप अगर रिपोर्ट पढ़ें, उसमें लिखा गया कि क्रिमिनल एस्पेक्ट का मैंडेट हमें नहीं दिया गया। आप जब आप क्रिमिनल एस्पेक्ट उनका नहीं इन्वेस्टिगेट उनको करने देते, आप उनको एक्सेस नहीं देते चीजों तक, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन की उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखें ना कि क्रिमिनल एस्पेक्ट नाहिद बीबी, लेकिन ये फरमाएगा कि वो 27 दिसंबर से एक रात पहले रात गए कोई 1 बजे के करीब DJSI ने ब्रीफ किया था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं कल। उस मीटिंग में रहमान मलिक भी मौजूद थे, क्या बीबी ने उसका तस्करा किया? बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं, मैं क्योंकि बीबी और हम पेशावर से 26 तारीख को वापस आए थे पेशावर, बीबी मैं खुदा हाफिज कह के, क्योंकि मैं तो चली गई थी, उसके बाद कितने बजे मीटिंग हुई, कौन आया, कौन उस मीटिंग में था, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। मतलब मैं सुनी सुनाई बातों पे ऐसे नहीं कोई कमेंट करना चाहती कि किसने अच्छा, क्या कहा। एक और आपसे बात पूछ लूं, मैं फिर तारिक साहब से भी इस पे पूछूंगा। मैं उस दिन नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करते हुए उनके साथ गुज्जर खान से इस्लामाबाद आ रहा था, जिस वक्त वो जो हनीफ अब्बासी साहब की एक रैली थी, मियाँ साहब ने जिसको एड्रेस करना था, वहाँ फायरिंग हो गई थी और कुछ लोग मारे गए थे। उसी वक्त कहा जाता है कि बीबी को बताया गया कि मियाँ साहब के जलसे के ऊपर इंतखाबी रैली पे फायरिंग हुई और बीबी ने उनको कॉल करने की कोशिश की, क्या कॉल की गई? जी नहीं, बीबी को स्टेज पे बताया गया था कि मियाँ साहब की रैली पे फायरिंग हुई है और बीबी गाड़ी में बैठी है। बीबी ने मुझे कहा, क्योंकि वो अक्सर कॉल जो है मेरे टेलीफोन से करती होती थी, तो उन्होंने कहा कि नाहिद मुझे मियाँ साहब से मिला दो, मैं उनकी रैली पे फायरिंग हुई है, उनके सुने 8 लोग शहीद हो गए, उनसे ताजियत करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने उनको मिलाने के लिए फोन डायल किया तो उन्होंने एकदम मेरे हाथ को रोका, हाथ ऊपर रख के, और कहा कि लेट मी वेव देम, वो जो बाहर लोग खड़े हुए थे, क्योंकि वो गाड़ी को बजा रहे थे, ये के नारे लगा गए थे। और फिर उन्होंने माइक ड्राइव लेके सफदर के हाथ में पकड़ाया और सफदर को कहा कि सफदर व्हाट अबाउट सम नाराज, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लफ्ज बोली, सफदर व्हाट अबाउट सम नाराज, और जी भुट्टो के नारे लगाने के लिए वो जोर जोर से जवाब दे रही थी जब वो खुद खड़ी हुई है। वो उनका ये मियाँ साहब से बिल्कुल वो बात करना चाह रही थी, लेकिन बात नहीं कर सकी क्योंकि बाहर जो लोगों का रैली थी और लोग जो बीबी का अपना सेल था, नहीं बीबी, वो अपना बीबी का अपना ब्लैकबेरी जिसके ऊपर वो मैसेजेस करती थी, जिसके ऊपर उन्होंने वो CNN वाले को भी मैसेज भेजा था, वो ब्लैकबेरी किसके पास है? जी वो ब्लैकबेरी तो 3 साल तो उस ब्लैकबेरी का शायद पता नहीं लगा, लेकिन 3 साल बाद पता चला कि उनके मुलाजिम, क्योंकि वो अपना देखे किसके पास है वो ब्लैकबेरी? पर्स में रखती थी और पर्स उनका उनके मुलाजिम के पास। लाइन ड्रॉप होगी जी, ब्लैकबेरी पे आपके लाइन ड्रॉप हो जाती है। हमारे वो जो अमरीकी सफ़ीर की भी ब्लैकबेरी पे आके कहानी टूट गई तो उसके बाद पता नहीं चला। तारिक अजीम साहब, देखिए मखदूम साहब ने जो बात की माजरत के साथ, देखें ऐसे लगता है कि जैसे सफदर अपना अभी बात कर रही थी कि नाहिद खान साहब बात कर रही थी कि वो और सफदर साहब बैठे हुए थे और उनके सामने सारी मखदूम साहब भी साथ थे। मखदूम साहब एक तरफ मखदूम साहब थे, मैंने नाहिद खान साहब ने मुझे भी बताई ये बात। तो लेकिन देखें इसमें अगर कॉन्स्पिरेसी थी कोई, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर ज़रूर कुछ ऐसे लोग थे, मुझे नहीं पता कौन से ऐसे लोग हैं, शायद मैं मखदूम साहब बता सकें, जो चाहते थे कि ये सीरियसनेस के साथ इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो। चूँकि मैं कोई वजह नहीं मेरे सामने आती कि पार्टी 5 साल बरसर इक़्तिदार रहे और उसमें एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगे रहमान मलिक साहब पे और ख़ुद वो इंटीरियर मिनिस्टर हों और सीरियस ना हों कि मेरे ज़िम्मे ये क्यों लग रहा है, मैं किसी इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करूं। तो मैं समझता हूँ इसके पार्टी के अंदर, पीपल पार्टी के अंदर ज़रूर मौजूद थे जो चाहते थे एक प्रॉपर इंक्वायरी ना हो। वो लेकिन लाइमलाइट में क्यों रहे? वो तो तगड़े आदमी थे। चले जो भी था, जिन लोगों ने 40-40 साल पार्टी की खिदमत की वो खुडे लाइन लगे हुए थे, वो रहमान मलिक उनसे ज्यादा तगड़े थे। अब उसमें अब देखिए यही तो सवालात हैं जिसका जवाब, जैसे ठीक कहा मखदूम साहब ने कि शायद हिस्ट्री आके बता सके, लेकिन ये जरूरी बात है कि उसके अंदर पार्टी थे। अब अंदाजा करें कि जब होती है उनकी वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं तो सीनियर लीडर जो है वो नहीं जाते। ये मियां नवाज शरीफ साहब की ग्रेटनेस थी कि उस वक्त भी वहां पे गए, जाके सबसे पहले पहुंचे। जो लीडर जो थे ये डर रहे थे बिकॉज इनको कहा गया था कि शायद वहां पे सेकंड धमाका हो जाए तो आप ना जाइए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जान की परवाह नहीं की, वहां जाए और जाके रोए हैं वहां पे जाके। पॉजिटिव जेस्चर था, बिल्कुल पॉजिटिव जेस्चर था। पलीजो साहब आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। सिंध जो है या मुल्क के बाकी हमारे सूबे हैं, उन्हें एक ऐसी जमात की ज़रूरत है जो तन मन धन से सिर्फ लोगों का सोचे। पीपल्स पार्टी किसी ज़माने में इसी वामी नारे को लेकर आई थी, रोटी कपड़ा मकान। भुट्टो साहब के लोग वाकईतन दीवाने थे और आज तक भुट्टो का नाम, मैं 2-3 साल पहले 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श किया था, तो लोग अभी भी भुट्टो की कब्र के साथ
बाकायदा लिपट के रो रहे होते हैं। अजीब व गरीब समय है। वो जो बंदा देखेगा उसी को डिस्क्राइब कर सकता है कि वो लोगों में अभी भी उस भुट्टो नाम की कितनी मोहब्बत मौजूद है। वो मोहब्बत पता नहीं कितना बुरा मानेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब के लिए नहीं है, भुट्टो की कब्र के लिए अभी भी है। लेकिन क्या वो पार्टी कोई अभी इस काबिल है पाकिस्तान के अंदर कि वो लोगों को इस कदर इंगेज करे, इन्वॉल्व करे और उनके लिए काम करे? देखिए मलिक साहब, पीपल्स पार्टी के पास आपको कोई पॉलिसी नजर आ रही है गुज़िश्ता 5 सालों में? यानी रहमान मलिक साहब जो फरार हो गए, वो वजीर दाखिला, जो पुलिस ऑफिसर जिन पे मुर्तज़ा भुट्टो या शाहनवाज भुट्टो के कत्ल के इल्जामात थे, उनको प्रमोशंस दे दिए गए। लाला असद, अयाज समो, रजाक झरना, मुनव्वर सोहरवर्दी, आप कितने नाम लेंगे, उन लोगों को भुला दिया गया। आप देखें आखिरी दिनों में पॉलिसी क्या रही, यानी वटू साहब को बनाया गया पंजाब का ताकि मैनेजमेंट की जाए। सिंध में देखें फंक्शनल लीग के लोग तोड़े गए, PMLN के लोग तोड़े गए, बड़े बड़े फ्यूडल्स को भुट्टो साहब के जमाने में आम शख्स को खड़ा करके फ्यूडल को हरवाया जाता था, और इस दफा पीपल्स पार्टी ने प्रो फ्यूडल पॉलिटिक्स इस्तेमाल करके उन्होंने तमाम मिडिल क्लास के लोगों को हरवाया बड़े फ्यूडल्स के हाथों। और जो रिगिंग के इल्जामात माजी में पीपल्स पार्टी लगाती थी कि एस्टेब्लिशमेंट हमें आने नहीं देती, इस दफा एस्टेब्लिशमेंट सिंध में कम अज कम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी थी, उनको लाया गया, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई। पीपल्स पार्टी ने इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी दी, यानी मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए उन्होंने क्या किया? पीपल्स पार्टी ने इन्फ्लेशन के हवाले से, प्राइस हाइक के हवाले से क्या किया? पीपल्स पार्टी ने यूथ के लिए कोई प्रोग्राम दिया? इस पूरे अरसे में वो स्लोगन्स पे चलते रहे। आप याद करें, सरायकी सूबा बनाते हैं, सरायकी सूबा नहीं बनाते, सरायकी सूबे की बुनियाद पर पंजाब के हवाले से पॉलिटिक्स करके फिर बैकफुट पे चले गए। सिंध में दोहरा बल्दियाती निजाम लाया गया, फिर बैकफुट पे गए, कहा हम बल्दियाती निजाम चलाएंगे, फिर नहीं चला पाए, फिर पीछे गए। पख्तूनख्वा में आप देख लें, उनके जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो चिल्लाते रहे, और ANP के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वहां की पीपल्स पार्टी की न हो पाई। बलूचिस्तान में उन्होंने इस किस्म के CM साहब दे दिए जो कहते थे कि डिग्री जाली हो या असली हो, डिग्री डिग्री होती है। नतीजा आपने देख लिया, बलूचिस्तान में उनके साथ लश्करी रईसानी से लेकर उनकी क़यादत तक लोग उनके साथ नहीं रहे। नतीजा क्या निकला कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप तो बन गई, पीपल्स पार्टी एक बड़ा बिजनेस का एक आइकॉन या बिजनेस का एक बड़ा एक इत्तेहाद या यूनियन तो बन गई, जो कारोबार में इन्वेस्ट करती रही, जिसने बड़े पैसे कमाए, जिन्होंने बड़ी मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश की, उसमें कुछ सहाफ़ी, कुछ चीजें, कुछ अखबारात, कुछ पाकिस्तान के बड़े बिलियनर्स, वो सब मैनेज किए, मगर आवाम को मैनेज करने की मखदूम साहब से पूछ रहे हैं, क्लोजिंग सिंध में फ्लड आया, हमारे आगे 1-2 मिनट रह गए। मखदूम साहब, थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा। हम सुनते हैं अक्सर उखात कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ज़माने में आपको वजारत उज़्मा की ऑफ़र की थी, और यहीं पे जहां मैं बैठा प्रोग्राम कर रहा हूँ थोड़ी ही दूर पीर सुहावा पे इनवाइट भी किया आपको, लेकिन आपने अपनी पार्टी लॉयल्टी को तरजीह दी, आपने उनके साथ जाना पसंद नहीं किया। क्या आप रिग्रेट करते हैं, क्योंकि पार्टी ने आपको शायद वो कलीदी हैसियत आपके लिए बरकरार नहीं रखी, गो कि अभी भी आप वो 4P वाले के जो है वो बड़े प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं आप, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीड रोल और उसके डिसीजन मेकिंग स्टेज अभी भी जरदारी साहब या उनकी फैमिली के करीब रही? नहीं जी, मैं अपने फैसले पे बिल्कुल मुतमईन हूँ, और मैंने वाज़े तौर पे कहा था कि मैं अपने पार्टी को, अपने दोस्तों को पीठ में खंजर नहीं मारूंगा, और मैं इस शर्त पे आपके किसी भी उहदे पे नहीं आऊँगा कि आप पार्टी छोड़ो। मैं उस पर मुतमईन हूँ। ये उहदे आते और जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब देखो, जो आए वो चले गए, हमेशा कोई नहीं रहता। हम इसमें खुश हैं कि हम अपने उसूल पे, कमिटमेंट पे और अपने दिल से पार्टी के साथ हैं और पार्टी को सपोर्ट करें। आई थिंक दिस इज़ समथिंग मच मच बेटर दैन दी पोजीशन जो कि ऑफ़र की जाती। मखदूम मोइन फ़हीम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आपने हमें ज्वाइन किया। अयाज लतीफ़ प्लीजो साहब, आपका भी शुक्रिया। नाहिद बीबी, आपका भी शुक्रिया, और तारिक अजीम साहब भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।